आइए शुरू करते हैं हुंकार। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल शाम जो हिंसा फैली, आज भी हालात पूरी तरीके से शांत नहीं हुए। बहराइच के कई गांवों में आज भी हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी की वारदात होती रही। घरों को जलाया गया, दुकानों में आग लगा दी गई, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा गया, अस्पताल तक को निशाना बनाया गया। कहां तो योगी सरकार अभी तक यह दावा करती थी कि उत्तर प्रदेश में दंगों पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है, दंगाई यूपी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बहराइच की हिंसा ने दंगा मुक्त यूपी के सरकार के दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान लगा दिया है। आज की चर्चा बहराइच में बवाल और इससे जुड़े सुलगते सवालों को लेकर, लेकिन पहले जरा देखिए आप कैसे हो रहा है सियासी वार पलटवार। दोषियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए गए हैं और जिन लोगों ने षड्यंत्र रच करके इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है उनको भी हम चिन्हित करेंगे, पर्दाफाश करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा कानून के माध्यम से दिलाएंगे। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली, मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाए। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है। अब उनको बोलने के लिए मसाला मिल गया। ये चुनाव भर यही राग आप लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही। मैं परिचय कराती हूँ आपका। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज की इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अनुपम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के रंजन द्विवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। हम नॉन स्टॉप अंदाज में चर्चा शुरू करेंगे। तो बहराइच में हालात संभलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिरकार बहराइच के बवाल के पीछे कौन? ये वो सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। चर्चा हम शुरू करेंगे। प्रदीप भंडारी जी से पहला मेरा सवाल है, बहराइच का बवाल योगी सरकार का फेलियर? देखिए रुमाना जी, जो भी आधिकारिक लापरवाही है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई ली जाएगी। हम समाजवादी पार्टी जैसी सरकार नहीं है जो मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, पर एक लार्जर प्लॉय है। हमारे खुद एसटीएफ के चीफ ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। 24 घंटे के अंदर स्थिति को कंट्रोल में लाया जा चुका है और जो भी अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा चुकी, लोकल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। पर मैं एक लार्जर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये एक ट्रेंड है और साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ऐसा क्या हुआ कि बहराइच के अंदर कुछ तबके, शरारती तबकों को मनोबल मिल गया उत्तर प्रदेश के अंदर जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बढ़ी। और मैं एक लार्जर नेशनल ट्रेंड बताऊंगा, ये सिर्फ बहराइच की सतह तक सीमित नहीं है। हावड़ा के अंदर वापस अगर आपने देखा होगा, रामनवमी में 2023 के अंदर पथराव हुआ था। दुर्गा पूजा विसर्जन के अंदर किस तरीके से वापस थे हैदराबाद में, अभी एक दिन पहले 1200 साल पुराने मंदिर के अंदर भी किसी इस तरीके का पथराव हुआ था। आपको झारखंड के अंदर याद होगा, फरवरी 2022 के अंदर हजारीबाग के अंदर भी जब जुलूस निकल रहा था सरस्वती पूजा का तो पथराव हुआ था। कर्नाटका के अंदर गणेश पूजा विसर्जन के वक्त में भी दावनगिरी के अंदर पथराव हुआ था। उड़ीसा के बालासोर में जब नवीन पटनायक जी की सरकार थी तो हनुमान जयंती के वक्त पथराव हुआ था। बंगाल के अंदर रामनवमी में 18 अप्रैल 2024 को तो जब रामनवमी का जुलूस जा रहा था तो बॉम्ब तक फेंक दिए गए थे। तो ऐसा कौन है और कौन लोग हैं जो हिंदू त्योहारों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं? और मैं समाजवादी पार्टी आपने वो जो आखिरी उदाहरण दिया ना, बंगाल वाला दिया आपने। बंगाल में जब कुछ ऐसा होता है तो वहां पर तो सीधे सीधे बीजेपी जो है वो ममता सरकार, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं ना आप लोग।
तो फिर उत्तर प्रदेश में नियम जो है वो अलग कैसे हो सकता है? जिस तरीके से बंगाल के अंदर अगर इस तरीके का उपद्रव होता है तो फिर ममता सरकार जिम्मेदार, तो यूपी में हो रहा है तो योगी सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिसने भी लापरवाही करी है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं। ये तो ममता जी भी कहती हैं। ना ममता बनर्जी नहीं, आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर एग्जांपल दूंगा। ममता बनर्जी का पूरा प्रशासन तो पहले केस ऑफ सुसाइड बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा था, कलकत्ता हाईकोर्ट अब आप सांप्रदायिक तनाव वाले मामले से आरजी कर पर चले गए। मैं आपको सांप्रदायिक तनाव की बात करता हूं। मुजफ्फरनगर दंगे में चले जाइए, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, 2 दिन के अंदर एक्शन लेना था, कितने 40 लोगों की जाने चली गई थी। तो सांप्रदायिक वाले मामले में जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये आप मानते हैं कि बनती है? हमारी जिम्मेदारी तभी तो जो लेकिन आप मुजफ्फरनगर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मैं नाहिद लारी खान का रुख करूंगी। नहीं, एक सेकंड देखिए, आज मेहमान ज्यादा हैं और सबके 10 सेकंड में कहूंगा, अगर हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो नाहिद अली खान की जो पार्टी है वो ये नहीं कहेगी कि भाई धर्म और जाति देख के आप कार्रवाई हो रही है, इस धर्म के खिलाफ क्यों कार्रवाई है, उस जाति के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है। अपराधी अपराधी होता है और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, नाहिद लारी खान, मुजफ्फरनगर की उन्होंने याद दिला दी। वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर याद है ना, वहां पर तो हालात संभले ही नहीं थे, किस तरीके से लगातार सुलगता रहा था मुजफ्फरनगर और कितने लोगों की जान गई थी। लेकिन यहां बहराइच 24 घंटे के भीतर भीतर हालात संभाल लिए गए हैं। नाहिद लारी खान, देखिए रुमाना जी, भाजपा के प्रवक्ता के घटिया बातों के मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन जो आप जनहित की बातें करें, जनहित के मुद्दा आपने उठाया और सही सवाल आपने किया, लेकिन उसका कोई जवाब, उचित जवाब भाजपा के प्रवक्ता ने दे दिया। जो कल घटना हुई वो दुखद है, लेकिन जिस प्रकार से आज सड़कों पर लाठी डंडा तलवार बंदूक लिए हाथ में उपद्रवी लहराते रहे और चलते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, आगजनी करा, हिंसा करा, आपका चैनल खुद कह रहा है, आपका सवाल खुद है, आपका चैनल खुद कह रहा है कि उपद्रवी बेकाबू, आप खुद बता रही उपद्रवी बेकाबू, आपका चैनल खुद बता रहा है कि हिंसा पर कंट्रोल नहीं, काबू नहीं पाया जा रहा है। स्पष्ट है कि सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार पंगु है, यहाँ सरकार का इकबाल पूर्णता खत्म हो चुका। आप पूछ रहे कि इसके पीछे कौन है, आपका चैनल का सवाल है कि इस सबके पीछे कौन है। स्पष्ट है कि जो घटना हुई है वो चीख चीख कर वो घटना बता रही है कि सरकार की विफलता इसके पीछे है। स्पष्ट है कि सरकार की विफलता इसके पीछे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि स्थिति भयावह, झकझोरने वाली, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये जंगल राज नहीं, आप यहाँ पर एक सेकंड झूठ बोल रही सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। बताइए, कोर्ट करिए सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे आप, नहीं, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर? नायक जी बताइए कब बोला जंगल राज है? कोर्ट करिए। यहाँ पर एंकर है आप सुप्रीम कोर्ट को हमारे गवर्नमेंट के बारे में गलत नहीं कोट कर सकते। एक मिनट, नाहिद जी, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठी हुई हैं, है ना, देश के सबसे बड़े सियासी सूबे और देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर जब आप ये बात कहती हैं तो आप बताइए ना, कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले को लेकर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आप बता दीजिए, आप उन्हें जवाब दीजिए। मैं बता रही हूँ हाथरस की जो घटना हुई थी, जिसमें दलित युवती के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया था और उसकी बॉडी को जला दिया था, और सत्ता में बैठे लोग जो है जो रेपिस्ट थे उनको बचा रहे थे, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थिति भयावह, झकझोरने वाली, उत्तर प्रदेश में जंगल राज। एक सेकंड और दीजिए रुमाना जी, ये वही बहराइच है, ये वही बहराइच है जो पूरे विश्व में जिसको लेकर दहल गए लोग। अभी बहराइच में एक दिन पहले जो आतंकी है शिवा और धर्मराज, उन्होंने मुंबई में जाकर बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या करी। इसी बहराइच में जो है ठीक है, मैं इस पर आगे जानकारी लूंगी, मैं इस पर आगे जानकारी लूंगी, जवाब लूंगी प्रदीप भंडारी से। लेकिन पहले मैं जल्दी से अनुपम से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई, आप लोग कह रहे हैं ये सरकार की विफलता और सरकार यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रही है कहते हुए हमने 24 घंटे में हालात काबू में कर लिए, बावजूद इसके कि विपक्ष की तरफ से साजिश बड़ी थी, तैयारी बड़ी की गई थी, कहीं ना कहीं माहौल खराब कराने की। वो सीधे षड्यंत्र करार दे रहे हैं इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। रोमाना जी, सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहराइच में बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर भारतीय को अफसोस होना चाहिए और शर्म आना चाहिए कि ऐसी घटना हमारे देश में हो रही है। देखिए, आपने कहा कि भाजपा के लोग अभी पीठ थपथपा रहे हैं। जिस वक्त हर देशभक्त को शर्म करना चाहिए उस वक्त भाजपा के लोग पीठ थपथपा रहे हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है, कल जब प्रतिमा विसर्जन के समय सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? वो विपक्ष की किसी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा दी जाए। कल जो घटना घटी उसके बाद दोबारा आज घटना घटी है, उसके बावजूद आज भी हजारों लोग एकत्रित हुए, किसकी जिम्मेदारी थी? विपक्ष की जिम्मेदारी थी। आप कह रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है,
आप अभी भी रिपोर्ट कुछ देर पहले तक आपके चैनल पे कर रहे थे और इस डिबेट के बाद आप फिर करेंगे। मतलब सरकार फेस सेविंग कर रही है, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ फेस सेविंग ही नहीं कर रही है सरकार, बहुत बेशर्मी से एक ऐसी घटना पर जिसकी सबसे पहले तो देखिए जो समाज में जहर फैलाया गया है, जिसकी एक तरह की यह परिणति है। पहले तो जहर फैला के इस तरह की घटना होती है और जब इस तरह की घटना होती है तो अभी देखिए किस तरह की बातें चल रही है। यही तो सर, एक समाज में जहर फैलाने वाली जो बात आप कह रहे हैं वही तो योगी सरकार, वही तो बीजेपी कह रही है ना कि ये समाज में जहर फैलाने का काम तो विपक्ष कर रहा है ना। वो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने में क्या बदला, पिछले 4 महीने में किसकी ताकत बढ़ी, जो आखिरकार इतने हौसले बढ़ गए हैं कि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा है, उस पर मस्जिद से पथराव हो जाता है। बहुत स्पष्ट सा सवाल है रोमाना जी, देखिए भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कोई खतरा है, ठीक है, यही कह रहे हैं ना, मूल बात ये है। 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, अच्छे वादे के साथ आई, अच्छे दिन के वादे के साथ, अर्थव्यवस्था रोजगार के वादे के साथ आई। उसके बाद 2019 में और आए, कई राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, 2024 में फिर से आए। एक सवाल जिसका जवाब हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि ये भाजपा जितनी सरकार में आती है हिंदुओं पे खतरा उतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। अगर हिंदुओं पे खतरा है तो ये तो भाजपा जितनी ज्यादा ताकत भाजपा की बढ़ती है उतनी ज्यादा हिंदुओं पे खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भाजपा की राजनीति के केंद्र में ही है हिंदुओं की उन्मादी भीड़ तैयार करना, समाज में एक भीड़ बनाम दूसरी भीड़ तैयार करना, एक ऐसा पोलराइज्ड सोसाइटी तैयार करना जहां पे कि सब एक दूसरे से मर कटे और उसके नाम पे इनकी राजनीति चले। ठीक है, मुझे जवाब देना पास कुछ है ही नहीं, राजनीति भंडारी से जवाब देना होगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगी। प्रदीप भंडारी यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्मादी भीड़ हिंदुओं की तैयार करती है बीजेपी। देखिए, इनको तो सिर्फ उन्मादी भीड़ कह सकते थे, पर उसके आगे इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती। तभी इनके अलायंस पार्टनर उदयनिधि स्टालिन जब सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते तो कुछ नहीं कहते, तभी ये लोग हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग करा करते थे। हिंदुओं को हिंदुओं से नफरत है नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आपने हिंदुओं पर आपको आपत्ति है, लेकिन वो तो वहां पर ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं वहां पर तो लोग यही बातें कह रहे हैं ना, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि दूसरे समाज वाले वो तमाम बातें कह रहे हैं जो नेता बैठकर करते हैं ना, कि ये वोट नहीं देते बीजेपी को, ये राशन लेने के लिए सबसे आगे होते हैं। एक सेकंड, जिम्मेदारी हमारी है, जिसने भी लापरवाही करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परंतु मैं पहली बात एक एक करके जवाब दूंगा। ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने फेक न्यूज का है, ये रही, उन्होंने माकरंदे काजू में उत्तर प्रदेश में जंगल राज कहा था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। ये रही झूठ, पहला झूठ, जून 10, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई जंगल राज की बात नहीं करी थी। मार्कंडे काजू ने अखिलेश यादव के खिलाफ जंगल राज की बात करी थी। पॉइंट नंबर 1, क्या मैं बोल रही थी तो कुछ नहीं बोला था, घबरा गई, फेक न्यूज एक्सपोज कर दी। नहीं जी, आपके बारे में बीच में किसी ने नहीं टोका। अब प्लीज आप प्रदीप भंडारी को बात रखने दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों का भी देखना है। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगले सवाल का जवाब आपने उनको जवाब दे दिया, आगे कह दिया कि पहली चीज इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं बात करने का। कर्नाटका के अंदर, हुबली के अंदर जिन्होंने पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन को जलाने का प्रयास करा, उन हुबली दंगाइयों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने केस वापस लिया। हम किसी के खिलाफ केस वापस नहीं लेंगे, कोई भी तबके का व्यक्ति हो। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी तो तुष्टीकरण के नाम पर केस वापस लेते राइटर्स के खिलाफ, और समाजवादी पार्टी बात करेगी जिन्होंने बनारस के अंदर और अयोध्या के टेररिस्टों की सिंपैथी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। तो मैं इनके जवाब नहीं दूंगा, ये टेरर सिंपैथाइजर्स है और दंगाई सिंपैथाइजर। परंतु मैं द्विवेदी सरकार रुक कर रही हूं, मैं द्विवेदी सरकार रुक कर रही हूं। एक सेकंड, बाकी मेहमानों को ले आइए जरा। रंजन द्विवेदी जी का मैं रुक करना चाह रही हूँ। रंजन द्विवेदी सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि हिंसा की शुरुआत एक दिन पहले होती है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है, पुलिस वहां पर तैनात हो जाती है, पूरी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात हो जाती है, बिल्कुल सरकार जो है वो अलर्ट होती है। बावजूद उसके आज हम देखते हैं एक बार फिर से हिंसा का एक नहीं दो राउंड, और पुलिस जो है वहां पर एक समुदाय के लोगों को उनके घरों से दूसरी जगह सुरक्षित शिफ्ट करा रही होती है। ये हमारे रिपोर्टर हमें बताते हैं, क्योंकि वो उन्मादी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उन्मादी भीड़ जो है आकर उनके घर चला रही है। मतलब इसको किसका फेलियर कहा जाएगा सर? देखिए रोवान, जैसे हमारे मित्र ने भी कहा कि कोई भी सांप्रदायिक घटना होती है तो वो बड़ी निंदनीय है और हमारी पूरी सिंपैथी होनी चाहिए और हमको जम के कार्रवाई करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, मैं ये एक प्रोफेशनल उसका एंगल देना चाहूँगा कि सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए जो फिनेस की बात है, बारीकी की बात है, वो ये है कि हम जो है, जो दंगाई है, जिसने हिंसा की है, उसको हम कम्युनिटी से अलग करें, और जब वो अलग दिखेगा वो, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि बाद नज़ीर बने, और जब वो आइसोलेट हुआ कम्युनिटी से तो कम्युनल टेंशन कम होगा।
और इसमें कार्रवाई में हम दोनों कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज को साथ लेके चलें, तब हम जो है दंगों को और सांप्रदायिक घटनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक प्रोसीजर होता होगा ना, फिर ये बिल्कुल। पुलिस नहीं फॉलो कर पाई, मतलब इसी वजह से कल की घटना होती है और आज भी वहां पर 2-2 राउंड हिंसा हो जाती है, वहां पर शोरूम गाड़ियों का वो फूंक दिया जाता है, वहां पर अस्पताल तक को नहीं छोड़ा जाता, अस्पताल को भी आग लगा दी गई। आप बिल्कुल ठीक ये कह रही हैं कि पुलिस की मुस्तैदी आवश्यक है। और देखिए, दुर्गा पूजा कोई अकस्मात घटना नहीं है, एक परंपरागत आयोजन है, बिल्कुल। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और वो तय रूट से जारी होगी, और जैसे कि हर साल जाती है। जी, सब लोग जो है उसमें उसके आदी हैं उसको कंट्रोल करने के। उसमें घटना हो जाए तो बड़ी सीरियस बात है। और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा भी कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही होगी और जिस पर कि सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की, तो ये अच्छी बात है। अगर कभी कभी क्या होता है, सरकारें जो हैं वो चाहे तुष्टीकरण के लिए, चाहे पुलिस का मनोबल सोचती है हम कार्रवाई करेंगे तो गिर जाएगा, जो कि सोच बिल्कुल गलत है। लेकिन कार्रवाई सरकार ने की अच्छा किया। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमिताभ यश जो है आज वो खुद ग्राउंड पर नजर आए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनके हाथ में वो रिवॉल्वर नजर आ रही है और वो दंगाइयों को खदेड़ते हुए पुलिस टीम को निर्देश देते हुए कि खदेड़ो इनको वहां से। आंसू गैस के गोले भी आज दंगाइयों पर चलाए गए। मुझे लगता है जरा सा हम प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहती हूँ सर मैं आपसे कि ये पुलिस प्रशासन पर भरोसे की कमी थी कि लोग इंसाफ के लिए खुद ही सड़क पर आज उतर आए कल की घटना के बाद। ये उन्मादी भीड़ जो किसी के काबू में नहीं आ रही थी, जो इसके सामने पड़ रहा था सबको जला दे रही थी, फूंक डाल रही थी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? संगीत रागी। देखिए, पिछले चुनाव जो आम चुनाव हुआ है उसके बाद से एक समाज का मनोबल ऐसा हुआ है कि वो हर जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। रेलवे पटरियों पर रेलवे को डिरेल करने की काम कर रहा है। दंगा, एग्रेशन उस समाज में एक बढ़ा है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये मुस्लिम समाज में आया है। अब उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी चूँकि कमज़ोर हुए हैं, उससे योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हुए हैं, तो हम ये सब सारे उत्पात कर सकते हैं। एक बात कही जाती है, आखिर क्या कारण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहीं सब ये सारी घटनाएं घटती हैं। यदि हिंदू बहुल इलाके में यदि ताजिया निकल सकता है, आराम से निकल सकता है और कोई दंगा नहीं करता है, गाँव में तो ताजिया निकलते थे और हम लोग भी बड़े जश्न से उनके साथ सहयोग होते थे, तो ऐसी क्या बात हो गई है? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मानसिकता है मुस्लिम समाज की कि हम ये अपनी जगहों में जहाँ हम इकट्ठे हैं वहाँ हिंदुओं के जुलूस नहीं निकल सकते हैं, इसलिए गणेश विसर्जन पर प्रतिक्रिया होती है, सरस्वती की मूर्ति पर तोड़ दी जाती है, दुर्गा पंडालों पर हमला कर दिया जाता है। गांधी जी ने एक चीज़ कहा था, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। दूसरी एक बात और कही थी, कॉमनल हिंदू इज रेयर एक्सेप्शन एंड सेकुलर हिंदू इज ए रूल। और उसके ठीक उल्टा ये बोला था, कॉमनल मुस्लिम इज ए रूल एंड सेकुलर मुस्लिम इज ए एक्सेप्शन। इस चीज़ को धर्म से हम जोड़ करके जब देखते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया में एक मुस्लिम समाज एक ऐसा है जो एक इतना असहिष्णु समाज है। मैं सारे मुसलमान उसमें शामिल हैं, मैं ऐसा नहीं कहता जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थियोलॉजी उनको इतना कट्टर बनाती है कि वो दूसरे धर्मों के लिए जगह ही देना बंद कर देते हैं। आप सोचिए कि इस देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ और आज के दिन में मुस्लिम बहुल इलाकों में कहा जाता है कि हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये मानसिकता कौन पाल करके बड़ा किया है? ये कांग्रेस पार्टी का देन है। हाँ। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण का पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी जैसे करते हैं। और एक अंतिम बात कह दे रहा हूं, काश हिंदू उन्मादी भीड़ खड़ा होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक हिंदुओं की प्रतिक्रिया अपने को बचाने के लिए होती है, इस्लाम की प्रतिक्रिया जो होती है वो अपने को एग्रेशन के साथ और आगे बढ़ाने के लिए होती है। इन दोनों में मौलिक अंतर हमको समझना चाहिए। हिंदू कभी भी अपने को बढ़ाने के लिए आक्रामक नहीं बनता है। इस्लाम के मानने वाले लोग समाज जो है वो पूरी दुनिया में उनकी आक्रामकता अपने को विस्तार करने के लिए है। तो इस मौलिक अंतर को समझना। तो ये बहराइच में आज जो भीड़ थी, जो हिंसा कर रही थी, जो आगजनी कर रही थी, ये इस भीड़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये उन्मादी भीड़ नहीं थी, ये कौन सी भीड़ थी जो आगजनी कर रही थी? देखिए, यदि एक समाज सर पे उकड़ करके कहेगा कि सरपंच से जुदा किनारे लगाओ,
यदि कोई घटना गाजा में होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी भारत का हिंदू समाज झेले अपनी शहरों में, तो निश्चित तौर पर यदि मुस्लिम अपने को उन्मादी के रूप में खड़ा करने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज में प्रतिक्रिया होगी। हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सर, होना यही चाहिए, तो सरकार की भूमिका चाहिए ना। लेकिन यदि वो उन्मादी की प्रतिक्रिया में उन्मादी दूसरा समाज आकर खड़ा हो जाए सर, फिर हम देश को कहां लेकर जाएंगे? और अगर हम इसको जस्टिफाई यहां पर करने लगे, और यही तो बुनियादी सवाल है कि आखिरकार फिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये राज्य सरकार का फेलियर नहीं तो और क्या है? लेकिन आपने जो बुनियादी बात कही थी उस पर जरा प्रतिक्रिया लेती हूँ। आशुतोष जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आशुतोष जी, जहां से बात शुरू की प्रोफेसर संगीत रागी साहब ने कि साहब ये मैसेज जा रहा है चुनावी तौर पर कि मोदी सरकार जो है वो कमजोर हो रही है और इसी वजह से मुसलमानों का नाम लेकर वो कह रहे हैं अग्रेशन बढ़ रहा है और इसलिए ये हालात बन रहे हैं। ये हालात क्यों बन रहे हैं आपकी नजर में आशुतोष जी? अब ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए जो राष्ट्रीय चैनल ताकि इस तरीके की अनर्गल फालतू और बकवास बातें करते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अपना टेम्पर नहीं लूज किया और आपने बहुत सहिष्णुता के साथ बातों को सुना। भड़काने वाली बातें करना, किसी एक समाज के बारे में इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करना, ये भारत के संविधान के खिलाफ भी है, भारत की जो कानून व्यवस्था उसके भी खिलाफ है। मैं इसकी निंदा करता हूं बहुत पुरजोर शब्दों। खैर छोड़िए, मैंने विश्लेषण किया है, मैंने सिर्फ विश्लेषण किया है, अनर्गल है या नहीं है ये तय न कीजिए। और उनके भाई मैंने मैंने आपके बीच में नहीं टोका, प्लीज संदीप रागी प्लीज, मैंने आप बीच में नहीं टोका। आप कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। ठीक है सर, दर्शक पर छोड़ देते हैं, दर्शक अपने आप तय करेगा किसकी बात वो कितनी गंभीर है, किसकी बात को किस रूप में समझ रहा है। ठीक है, आइए आशुतोष जी, आइए अपनी बात। चलिए चलिए हो गया। मैं ऐसे फालतू के कुतर्कों पे मैं कोई चिंता नहीं करता। ये फालतू के कुतर्क हैं, इनको आप तर्क मानते होंगे। ये जो वो कौन था जो उस घर में चढ़ा था छत पे? वो कौन था जो झंडे को तोड़ रहा था? दीवार को कौन तोड़ रहा था? वो किस समाज का था? वो किसी समाज का नहीं था। वो दरअसल एक दंगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। गोली मार दोगे क्या उसको? और उसके गोली मार दोगे क्या? उसको पकड़ करके गोली मार दोगे? निकले हुए हैं, ये लाठी लेके निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पकड़ करके गोली मार दोगे? पुलिस को शर्म आनी। उसको पकड़ करके गोली मार दोगे क्या? मैंने आपके बीच में नहीं टोका, पकड़ करके गोली मार दोगे? मैंने आपके बीच में नहीं टोका, मैंने आपके बीच में नहीं टोका। प्लीज उसको गोली मार दोगे क्या? प्लीज मेरे साथ में आइए आशुतोष जी, उसके बाद में संगीत जी आपके पास आ जाऊंगी। प्रोफेसर रागी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज आशुतोष जी को उनकी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगी दोबारा आपकी बात रखने का। आइए रागी को शांत कराइए। ये अनर्गल, ये आरएसएस के लोग अनर्गल। हाँ देखिए आरएसएस के लोग जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक बन के सामने आते हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं। अगर मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी खराब लगी हो तो मैं संगीत रागी जी से मैं सॉरी बोलने के लिए भी तय, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह है, क्या इस देश में इस बात की इजाजत दी जाएगी कि आप किसी के घर में घुस के उसके छत पे कोई भी झंडा लगा हुआ है आप उसको तोड़ेंगे, उसकी दीवार को तोड़ेंगे और उसकी जगह अपना झंडा लगाएंगे और वहां अनर्गल प्रलाप करेंगे? क्या इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए? दूसरी बात, अगर दुर्गा विसर्जन की निकल रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या सो रही थी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह समझ में नहीं आता कि यह मामला कितना संवेदनशील मसला है सही। और इसकी वजह से दंगा भड़क सकता है? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये नहीं देख पाती है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस कप्तान को वहां पर रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये जो सड़कों पर जो लोग लाठी लेकर घूम रहे हैं कौन लोग हैं? इसकी इजाजत किसने दी है? इसकी इजाजत वही सरकार दे सकती जो चाहती है कि दंगे भड़के, जहां हिंसा हो। अन्यथा और पुलिस, मैं कहीं भी पुलिस नहीं देख रहा हूं, ना कहीं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कि हिंदू है, अरे भाई हम भी हिंदू हैं। क्या ठेका ले रखा है आरएसएस ने? क्या योगी आदित्यनाथ ने ठेका ले रखा है हिंदुओं का? क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो आज उन्मादी भीड़ थी, मेरे ख्याल से रागी जी को इस बारे में नहीं पता होगा। हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद थे विवेक, और उनके साथ जो कैमरामैन थे, वो अपने कैमरे में इन तस्वीरों को जब कैद कर रहे थे तो वो उन्मादी भीड़ और उसका गुस्सा जो है, बाकायदा हमारे कैमरामैन की तरफ भी उन्होंने अपनी लाठी घुमानी शुरू कर दी। वो तो विवेक बीच में आए और किसी तरीके से वो लोग वहां से सुरक्षित हटे और उन्होंने बताया कि गुस्सा जो भीड़ का है वो इतना बेकाबू हो रहा है, पुलिस वहां पर नजर नहीं आ रही थी और भीड़ जो है इस बात को लेकर नाराज थी कि आप ये तस्वीरें दिखा क्यों रहे हैं।
गनीमत रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी तरफ से निर्देश दिया गया और उसके बाद आला अधिकारी, फिर वो अमिताभ यश वाली तस्वीरें आई हैं जो हम दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ गए हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, अब सवाल ये बड़ा हो जाता है क्योंकि वो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और वो कहते हैं ना तनाव माहौल में इसीलिए है क्योंकि चुनाव नजदीक है। यही सारा खेल हो रहा है सर। वो बटोगे तो कटोगे, फिर इस तरीके के नारे जो हैं वो और प्रभावी हो जाते हैं अगर माहौल जो है वो सांप्रदायिक तौर पर इस तरीके से चार्ज होगा। उसी की जमीन तैयार की जा रही है क्या? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर। रुमाना जी, ये सवाल उठना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और कौन से एरियाज हैं जो सेंसिटिव बन जाते हैं जब हिंदू त्योहार जो है, या हिंदू मान लीजिए कोई भी जाता है और अपने त्योहारों को मनाता है, और कुछ एरिया सेंसिटिव क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कई कुछ एरियाज पे यहाँ पे पत्थर आ जाता है, दुर्गा पूजा पे पत्थर पड़ना चालू हो जाता है, सरस्वती पूजा के प्रोसेशन पे पत्थर पड़ना चालू हो जाता है, रामनवमी पे पत्थर पड़ना चालू हो जाता है? ये सवाल उठने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ शरारती तबकों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोग बैक करते हैं, और मैं प्रूफ करूंगा। मंगेश यादव के ऊपर जब कार्रवाई करी तो ये जाति देखते हैं, ये अयोध्या ब्लास्ट केस के खिलाफ जो केसेस वापस लेते हैं, हिंदू टेरर जैसे शब्दों का कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया था अभी 2 दिन पहले कर्नाटका के अंदर। जिन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर जलाने का प्रयास किया हुबली के अंदर, उन्होंने उसके खिलाफ केसेस वापस ले लिए। हम तो यही कह रही हूं ना भंडारी जी, मैं तो यही कह रही हूं कि देखिए ये बहराइच की घटना होती है, बहराइच की घटना होती है, और फिर कर्नाटक से लेकर बंगाल से लेकर और कहां से कहां तक तार जुड़ते चले जाते हैं। मतलब माहौल तनावपूर्ण अगर रहेगा तो चुनाव में फायदा मिलेगा। ये उसी की जमीन तैयार की जा रही है, यही आरोप है। झूठ की दुकान तो कांग्रेस पार्टी चलाती है। हरियाणा में कितना झूठ बोला था, दलितों पे झूठ बोला, पहलवानों पे झूठ बोला, महिलाओं पे झूठ बोला, तब भी सामने आए। फिर ये लोग, इनकी थोड़ी सी सीटें बढ़ गई उत्तर प्रदेश के अंदर तो हिंदू मुसलमान करना शुरू हो गए। तो आज मुसलमानों को भड़काने का प्रयास अगर कोई करता है या कोई करता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है, जो वोट बैंक के नाम पे इसका इस्तेमाल करती है। तो जाकिर नाइक तक को बैक करते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, मुझे लगता है अनुपम को आना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुसलमानों को कांग्रेस का ये जो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है इससे आगाह भी किया था कि साहब मुसलमानों को डराकर, मतलब उन्हें अपना वोट बैंक, एक वोट के लिए उनको बंधक बनाए रखो, ये रणनीति सर। इसीलिए एक दंगा होता है और उस दंगे को लेकर कि साहब इसके पीछे साजिश है, ये बीजेपी करवा रही है, ये माहौल खराब करवा रहे हैं, कि पूरा नैरेटिव यहां पर बनाया जा रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर इशू है, 24 घंटे के भीतर वो काबू भी कर लिया गया, फिर इसको इतनी हवा क्यों दी जा रही है? माहौल को खराब करना है। 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे हम लोगों ने बहस कर लिया, लेकिन जो सही में इस बहस के पीछे के जो वाजिब सवाल थे उसका जवाब देने की बजाय भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक लोग जो आपके पैनल पे बैठे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अगर तरीके से आप समझने की कोशिश करें, वो जो उन्मादी भीड़ तैयार करते हैं, तनाव बनाते हैं, उसको टीवी पर बैठ के जस्टिफाई करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो चुनाव का समय है उस वक्त भी सोसाइटी पोलराइज्ड रहे। सवाल बहुत क्लियर था जिसका जवाब नहीं आया है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जवाब मिले। देखिए, दुर्गा माँ के प्रतिमा का विसर्जन था, सबको पहले से पता था, ये तो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, हर साल होना है, ये परंपरा है। मैं कई ऐसे विसर्जनों में रहा हूँ, सरस्वती माता की प्रतिमा के विसर्जन में रहा हूँ, दुर्गा माँ की प्रतिमा के विसर्जन में रहा हूँ, बहुत अच्छे से होता है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है, बहुत अच्छी भावना के साथ होता है। इनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना, इनकी जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करना कि जो भक्तगण वहां पे विसर्जन में है वो अच्छे से विसर्जित करके आए और कहीं पे भी तनाव ना हो, कहीं पे भी माहौल खराब ना हो। और अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो भले इनके विरोधी हो, राजनीतिक रूप से विरोधी हो, वो हो सकता है इनकी राजनीति को कमजोर करना चाहते हो, उनको कंटेन करना। सरकार में भी बैठेंगे और चैनल पे बैठ के सवाल भी यही पूछेंगे, जवाब एक भी नहीं देंगे। ये अकाउंटेबिलिटी कुछ है कि नहीं है इनकी? पूरे देश को बांट रखा है इन लोगों ने। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही इसी नाम पे करते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव कराते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ भीड़ तैयार करते हैं। इतना कुछ होने के बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप लोग तो सिर्फ आरोप नहीं है, सुनिए तो रोमाना जी, सिर्फ आरोप नहीं है, ये कहा जाए कि इस मौके को बनाने की सिर्फ आरोप नहीं है, तथ्य है। आज दिन भर की रिपोर्टिंग देख लीजिए इन्होंने क्या काम किया। ये चाहते हैं कि उपचुनाव में फायदा मिले इस घटना से, इसके अलावा मंशा ही नहीं है। प्रदीप आपके पास आ रही हूँ। नाहिद, देखिए रुमाना जी, अभी जिस प्रकार से आरएसएस के प्रवक्ता जो रागी जी, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मोदी कमजोर हो गए, योगी कमजोर हो गए। जब योगी कमजोर हो गए तो बेहतर है कि वो इस्तीफा देते। वैसे भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश, उनसे संभलने वाला नहीं है। इस्तीफा दे और जाए अपने
चीन के बॉर्डर अपने तो कमजोरी का फायदा विपक्ष उठा रहा है क्या? आप ये कह रही हैं कि हाँ वो कमजोर हो गए और हम कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आप खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि ये हालात जो है वो आप ही लोगों ने बनाए हैं, आप ये खुद स्वीकार कर रही हैं? ये आप कह रही हैं, या आप कह रही हैं? अभी आपने रागी जी की बात को इंटरप्रेट किया तो मैंने आपकी बात को इंटरप्रेट कर दिया, इसमें क्या हो गया? आपने भी तो रागी जी की बात को इंटरप्रेट किया। नहीं, वो तो कह रहे स्पष्ट कहा उन्होंने कमजोर हो गए, मैंने इंटरप्रेट थोड़ी किया, मैं तो वो तो उनकी बात रिपीट कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कमजोर हो गए योगी, स्पष्ट कहा आरएसएस ने योगी कमजोर हो गए, मोदी कमजोर हो गए। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस पूरी घटना का स्वतः संज्ञान ले और भंग करे उत्तर प्रदेश सरकार को, और इस घटना के स्वतः संज्ञान लेते सख्त से सख्त कार्रवाई करें इन दंगाइयों के ऊपर, और जो इन दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं और चैनलों पर बैठकर इस दंगा को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं प्रदीप भंडारी से जवाब ले रही हूँ, मैं प्रदीप भंडारी से जवाब ले रही हूँ। सीधे सीधे विपक्ष कह रहा है यूपी नहीं संभल रहा इनसे, यूपी नहीं संभल रहा, छोड़ दीजिए सत्ता। ठीक है नाहिद जी, ठीक है नाहिद जी, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए प्लीज। आइए प्रदीप। ये हजारों की संख्या में उपद्रवियों को पुलिस ने कंट्रोल कर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे तो वो मुजफ्फरनगर राइट्स में पूरी तरीके से इनएक्टिव थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जयराम रमेश ने कहा है, ये जयराम रमेश ने कहा है। तो ये तो बोले ना, सुप्रीम कोर्ट ने इंडाइट करा था उत्तर प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर राइट्स में, तो ये तो ना बोले। चलिए अब मैं आ जाता हूं मेरी बात पे। मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं शमा मोहम्मद जी का, जो अनुपम जी जिस पार्टी से आते हैं उनकी प्रवक्ता है, और ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा ये क्यों ये कर रहे हैं। एट द एंड मैं कर रहा हूं, एट द एंड विच कम्युनिटी वोटेड इन मास फॉर द कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा, इट्स ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, ये कह रहे हैं। तो ये धर्म के आधार पे वोट मांगने की बात ये करते हैं। और सुनिए मेरी बात ये है कि अभी बहराइच के मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और बहराइच में वहां पर लोगों की जान खतरे में है, लोगों का माल जलकर खाक हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप सत्ता में जिम्मेदारी क्या है? ले रहा हूं जिम्मेदारी रोमाना जी, और जो अधिकारी इसके पीछे मौजूद होगा लापरवाही पे मैं कार्रवाई करूंगा। पर इनसे पूछिए इन्होंने दंगाइयों के खिलाफ केस वापस क्यों लिया कर्नाटक में? मैं किसी के खिलाफ आप केस वापस नहीं लूंगा, भले पत्थरबाज भी हो, भले तब रोमाना जी की पार्टी पत्थरबाज का धर्म दिखाएगी, तब भी मैं लूंगा। इन्होंने क्यों लिया वापस केस? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। समय हमारे पास इतना है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहराइच को लेकर ये आर पार राजनीतिक तौर पर अपनी जगह, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि आखिरकार हालात नियंत्रण में रहें, काबू में रहें, क्योंकि आखिरकार कानून व्यवस्था बनी रहे, ये कम से कम सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।